स्वागत है आपका एक और हमारे स्पेशल वीडियो के अंदर। और आज हम एक अनदर टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण कुछ और सवालों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज हमारा टॉपिक जो है वो है कोशिका यानी कि सेल। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल की। पहला जो सवाल है हमारा कि नीचे दो कुछ कथन दिए गए हैं और उस कथनों के अनुसार हमें उसका आंसर दिखाना है कि कौन सा कथन सही कौन सा सफल है। कि एकल कोशिका प्रोटीन पशु और पौधों के पोषण के लिए प्रोटीन का एक वैकल्पिक स्रोत है। और दूसरा है स्पाइरुलिना एकल कोशिका प्रोटीन में से एक है जो प्रोटीन खनिज विटामिन के स्रोत के रूप में कार्य करता है, परंतु उसकी वृद्धि पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि करता है। तो आपको सीधा सा ऑप्शन ये करना है कि इसमें से जो सही है उस ऑप्शन को देखना है। तो पहला जो ऑप्शन है वो दे रखा है कि जो पहला जो ऑप्शन है वो दे रखा है कि आपके जो कथन कौन सा है, कथन एक और दो ये अपने दोनों कथन सत्य हैं। कथन एक और दोनों कथन सत्य हैं। कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं और कथन 1 और किंतु दोनों सत्य हैं। तो अपना जो सीधा सा आंसर होगा वो होगा इसका कथन फर्स्ट और सत्य है किंतु कथन दूसरा असत्य है। फिर अपने बात करते हैं दूसरे सवाल की। दूसरा सवाल है दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य रिक्त स्थान। जो दो दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य रिक्त स्थान को कहते हैं। तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य आपको पता है तंत्रिका कोशिका जिसको न्यूरॉन्स बोलते हैं। तंत्रिका तंत्र की जो इकाई होती है वो क्या होती है, तंत्रिका कोशिका, जिसको हम न्यूरॉन भी बोलते हैं। और इसका जो जिसको तंत्रिका कोशिका बोलते हैं, तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में जो रिक्त स्थान होता है जिसको सिनेप्स भी कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में जो स्थान होता है जिसको सिनेप्स भी कहा जाता है। और तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है ध्रुमिका जिसको डेंड्राइट बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, एक्सॉन जिसको तंत्रिकाक्ष बोलते हैं और आवयव बोलते हैं। तो इसका सीधा सा आंसर होगा वो होगा बी ब, यानी कि आपका सिनेप्टिक क्लेफ्ट जिसको सिनेप्स कहते हैं। चलिए अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है एकमात्र तंत्रिका कोशिका, एकमात्र प्रकार की अपरिपक्व कोशिका जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में विकसित होने की असाधारण क्षमता पाई जाती है। तो देखिए कुछ ऐसी सेल्स होती है जिसमें और भी प्रकार की जो सेल्स में डेवलप होने की कैपेसिटी पाई जाती है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ करती है और कई प्रकार की कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। तो ऑप्शन आपके दे रखे हैं जिसको स्टेम सेल बोलते हैं, उपला कोशिकाएं बोलते हैं, अधिचर्म कोशिकाएं बोलते हैं या आदि कोशिकाएं बोलते हैं। तो इनको हम बेसिकली स्टेम सेल कहा जाता है। वे सेल जिसमें अन्य कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता पाई जाती है जिनको स्टेम सेल्स कहा जाता है, यानी कि स्टेम कोशिकाएं कहलाती है। तो इसका सीधा-सीधा आंसर होगा आपकी स्टेम कोशिकाएं। जो सवाल जो है ये पहले के एग्ज़ाम्स के अंदर आए हुए सवाल हैं। तो फिर बात करते हैं अपने अगले सवाल की। एक सुकेंद्रीय कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या और आकार की। बेसिकली पता है जो सुकेंद्रीय कोशिका है, सुकेंद्रीय कोशिका सेल्स की बात करें, जैसे ह्यूमन की बात करें, अपन मनुष्यों की बात करें, अपने ह्यूमन की बात करें, तो हमारे ह्यूमन के अंदर अपने मनुष्य के अंदर 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और जोड़ी के अंदर बोले तो वो 23 जोड़ी पाए जाते हैं। जैसे चाहे मेल की बात करो फीमेल की बात करो। तो सुकेंद्रीय कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या और आकृति जो होती है वो कैसी होती है, गुणसूत्र प्रारूप होती है, नव प्रारूप होती है, केंद्र प्रारूप होती है या डायलो प्रारूप होती है। तो इसका सीधा सा आंसर होगा आपके गुणसूत्र प्रारूप होगा। फिर बात करते हैं अपने अगले सवाल की बात करते हैं। एक मानव कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्र। अब देखिए यहाँ पर आ गया कि मानव कायिक कोशिकाओं में जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं। तो मैंने पिछले सवाल में बताया कि अगर आपने यहाँ पर जोड़ी के अंदर पूछा होता तो आपकी जोड़ी जो होता आ जाती 23 जोड़ी होती, लेकिन यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या सीधी पूछी है। तो गुणसूत्रों की संख्या मानव में कितनी होती है, 46, यानी कि इसका आंसर होगा 146। फिर बात करते हैं अपने अगले सवाल की। देखिए अगला सवाल है जो कोशिकाएँ जिसमें विभाजन नहीं होता है, यानी कि वे सेल्स जिसके अंदर विभाजन नहीं होता है, यानी कि वो सेल्स जो जिसमें डिवीज़न नहीं होता है, यानी कि विभाजन नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो कौन-सी कोशिका है जिसके अंदर विभाजन नहीं होता है? तो आपके यहाँ पर दे रखा है तंजनन कोशिका, तंत्रिका कोशिका, कायिक कोशिका और तब स्किन कोशिका। तो देखिए यहाँ पर जो नर्वस न्यूरॉन्स जो होती है, नर्वस सेल्स जो होती है, तंत्रिका कोशिका है जिसके अंदर विभाजन नहीं होता है। बाकी जनन कोशिका विभाजित होती है अपने स्किन सेल्स है और कायिक कोशिकाएँ वगैरह है, तो इसके अंदर विभाजन देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं अपने अगले सवाल की।
नेक्स्ट सवाल है यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में कोशिका में पाया जाने वाला झिल्ली रहित अंग है। देखिए यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक की बात करें तो किसमें झिल्ली रहित अंग पाए जाते हैं? माइक्रो बॉडी जो अपना माइटोकॉन्ड्रिया है, सॉरी माइक्रो बॉडी की बात करें, गोल्गी कॉम्प्लेक्स जिसको गोल्गी कॉय बोलते हैं, लाइसोसोम, ये लाइसोसोम है। माइक्रो माइक्रो बात करें लाइसोसोम जिसको सुसाइडल बैग्स कहते हैं, आत्मघाती की थैली कहते हैं, और एक ऑप्शन दे रखा है आपका राइबोसोम जिसको प्रोटीन का कारखाना बोलते हैं, प्रोटीन का सिंथेसाइज करने का वो काम करते हैं, जो कौन करता है? आपका राइबोसोम करता है। तो यहाँ पर पूछा है कि यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाना झिल्ली रहित, जिसमें झिल्ली नहीं पाई जाती है। आपको पता है सेल मेम्ब्रेन जो होती है कोशिका झिल्ली होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, वो प्रेजेंट नहीं रहती, तो वो है आपका राइबोसोम। तो राइबोसोम जो पाया जाने वाला झिल्ली रहित अंग होता है। फिर बात करते हैं अपने अगले सवाल की। अगला सवाल जो है आपका कि वायवीय कोश श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विघटन को निम्न से किस में से दर्शाया गया है? तो देखो वायवीय श्वसन जो क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यानी कि वायु की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला जो श्वसन होता है वो वायवीय श्वसन कहलाता है। और एक होता है अवायवीय जो ऑक्सीजन की एब्सेंट में होता है, अनुपस्थिति में होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आपको बेसिकली पता है कि आपको जो ग्लूकोज होता है, अब ग्लूकोज की बात करें C6H12O6, आपको पता है कि ग्लूकोज जो होता है वायवीय श्वसन के अंदर पता है आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन के 6 ऑक्सीजन के 6 परमाणु, यानी कि ऑक्सीजन के 6 परमाणु के साथ रिएक्शन करता है तो आपका फिर ग्लूकोज जो विघटन किसमें होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर आपके साथ में जल बनता है। तो यहाँ पर दे रखा है कि ग्लूकोज जो सीधा-सीधा आपको पता है कि पाइरुविक एसिड, देखो बाकी में आप देखो नोटिस करोगे लैक्टिक एसिड नहीं बनता। लैक्टिक एसिड कब बनता है? जब अवायवीय श्वसन होता है, उस कंडीशन में लैक्टिक एसिड हमारे अंदर कुछ समय के लिए बनता है जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की ज़्यादा डिमांड होती है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा होती है, जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, व्यायाम कर रहे हो, तो उस कंडीशन में हमारे शरीर में कुछ लंबे समय तक ऐंठन आ जाती है जिसमें लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। तो वो होगा नहीं, पाइरुविक अम्ल होता है, लेकिन एथेनॉल नहीं बनता है, वो अवायवीय श्वसन में बनता है, ये भी अवायवीय श्वसन बनता है। तो यहाँ पर देखिए आप ग्लूकोज जो होता है वो पाइरुविक एसिड और CO2 और जल के अंदर डिवाइड हो जाता है। तो सीधा-सीधा आंसर होगा इसका फर्स्ट। फिर बात करते हैं अपना अगला सवाल। नीचे दिए गए कुछ उत्पादों की सहायता से अनुरूप अंग, देखिए अनुरूप अंग और एक 2 प्रकार के अंग देखने को मिलते हैं। एक अपने जो अनुरूप अंगों की बात करें तो अपने 2 प्रकार के अंग देखने को मिलते हैं। एक होते हैं आपके समजात होते हैं और एक होते हैं समवर्ती, जिसको एनालोगस बोलते हैं, एनालोगस ऑर्गन्स बोलते हैं, या अनुरूप अंग की बात करें तो जिनकी उत्पत्ति संरचना, इसका जो मूल भाग संरचना जो वगैरह होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन जो कार्य जो होते हैं वो कार्य कैसे होते हैं? समान होते हैं, जिसको हम समवर्ती या अनुरूप अंग कह सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग सही होगा? तो देखिए पहला ऑप्शन है चमगादड़, कबूतर के पंख, इंसान के दांत और हाथी और आलू की शकरकंद। तो इसमें चमगादड़, कबूतर के पंख इनकी बात करें तो उत्पत्ति संरचना के हिसाब से मूल रूप से अलग अलग देखें, लेकिन कार्य समान होते हैं, दोनों का काम क्या होता है? उड़ने में काम आते हैं। और आलू की शकरकंद की बात करें तो ये भी किस प्रकार के अंग है? आपके अनुरूप अंग है। तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा ए और सी। फिर बात करते हैं अपने अगले सवाल की। अगला सवाल जो है आपका, कोशिकाओं को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो देखिए कोशिकाओं का सर्वप्रथम, यानी कि कोशिकाओं को सबसे पहले कोशिकाओं की खोज का श्रेय किसको जाता है? रॉबर्ट ब्राउन को जाता है कि रॉबर्ट हुक को जाता है? अब मैं यहाँ पे 2 नाम लिख रहा हूँ, यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन। अब दोनों में देखिए एक चीज़ होती है, कंफ्यूजन कई में होता है। अब देखिए रॉबर्ट हुक की बात करें तो उन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी 1665 के अंदर। 1665 के अंदर कोशिका की खोज का क्रेडिट किसको जाता है? रॉबर्ट हुक को जाता है। लेकिन रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने केंद्र की खोज की थी। दोनों रॉबर्ट है, लेकिन ये ब्राउन है और ये हुक है, तो रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज, रॉबर्ट ब्राउन केंद्र की खोज। फिर बात करते हैं अपने अगले सवाल की। फिर बात करते हैं हम अपने अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है ईस्ट कोशिकाओं में जनन की विधि। देखिए ईस्ट कोशिकाओं के अंदर जनन की विधि कैसी होती है? आपको पता है जो ईस्ट होता है, ईस्ट आपको पता है सैकेरोमाइसिस सेरेविस, इसका जो नाम होता है जिसको हम सैकेरोमाइसिस बोलते हैं, सैकेरोमाइसिस सेरेविस बोलते हैं, जो अपने फर्मेंटेशन प्रोसेस में काम आता है, किण्वन की प्रक्रिया में काम आता है। यीस्ट किण्वन के अंदर यीस्ट काम आता है। और यीस्ट के अंदर जो कोशिका विधि होती है, जो जनन विधि होती है, रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस होता है वो किसके थ्रू होता है? द्विखंडन, बहुखंडन, विखंडन या मुकुलन। तो इसका सीधा आंसर होगा मुकुलन, यानी बडिंग प्रोसेस होता है यीस्ट के अंदर। और एक और आपने नाम सुना होगा हाइड्रा। तो हाइड्रा के अंदर भी
आपकी हाइड्रा के अंदर भी मुकुलन प्रोसेस होता है और यीस्ट के अंदर भी मुकुलन के द्वारा ही क्या होता है, जनन होता है। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, सर्वप्रथम कोशिकाओं की खोज। तो सर्वप्रथम कोशिकाओं की जो खोज, जो हमने पिछले सवाल में भी बताया कि सर्वप्रथम कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। चलिए अगला सवाल की बात करते हैं, कोशिका भित्ति के अनुपस्थिति पौधों, कवक, जीवाणुओं की कोशिकाओं को बिना फटे किस माध्यम में मौजूद रहने में सक्षम बनाती है। तो कोशिकाओं को भित्ति की उपस्थिति की बात करें तो किस में मौजूद बना रहती है, तो इसका आंसर होगा वो होगा आपके आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक या हाइपोटोनिक। तो इसका सीधा आंसर होगा हाइपोटोनिक कंडीशन में मौजूद रहने में सक्षम बनाती है। जो सेल वॉल जो होती है, जो सेल वॉल जो देखने को मिलती है आपके प्रोकैरियोटिक्स की बात करें या अपने प्लांट्स की बात करें तो उसमें सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, लेकिन यूकेरियोटिक जो सेल होती है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहती, देखने को नहीं मिलती। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रेजेंट पाई जाती है, तो इसमें जो होता है आपका हाइपोटोनिक। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, किसी कोशिका में कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट निपटान में मदद करता है। देखिए अपने जो जितने भी सेल ऑर्गेनिल होते हैं इसके अंदर एक जो सेल ऑर्गेनिल होता है जिसको हम सुसाइडल सुसाइडल सेल बैग्स ऑफ सेल, किसी कोशिकांग का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट निपटान में मदद करता है। तो देखिए आपका अपने जिसको हम कोशिका के आत्मघाती की थैली बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल्स कहते हैं और जिसको हम लाइसोसोम कहते हैं। तो अपशिष्ट का निपटान, देखो जब कोई सेल्स होती है जिसके अंदर एंजाइम्स वगैरह होते हैं और जब लाइसोसोम को सेल्स वगैरह को जो फट जाती है तो जो एंजाइम्स होती है वो क्या करती है, उसी को सेल्स का क्या करती है, पाचन कर देती है और जिसकी वजह से उसका निपटारा हो जाता है, निपटान हो जाता है। तो कोशिकाओं को कौन सा अपशिष्ट निपटान का मदद होता है, तो वो होता है आपका लाइसोसोम। फिर बात करते हैं अपने अगले नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। ये हमने पिछले सवाल में भी डिस्कस किया था कि जिसको हम प्रोटीन का कारखाना बोलते हैं, जो किसको बोलते हैं, राइबोसोम को बोलते हैं और राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन का कारखाना भी कहा जाता है, जो क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल जो है आपका वो अगला सवाल है, पत्तियों में हरा रंग। देखिए पत्तियों, ये तो हमने पढ़ा ही है कि क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, जिसकी वजह से पत्तियों का रंग हरा देखने को मिलता है, जिसकी कंडीशन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं प्लांट्स वगैरह जो होते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो पत्तियों का हरा रंग होता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ में आपस में रिएक्शन करके फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, जिसलिए वो क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका क्लोरोप्लास्ट, यानी कि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट वाल की बात करते हैं, कोशिका की आत्मघाती की थैली हमने पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा है, रिपीट हो गया वापिस, इसको बोलते हैं हम लाइसोसोम। चलिए नेक्स्ट वाल की बात करते हैं, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। ये भी हमने अभी पिछले सवाल में पढ़ा है कि राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है। मानव शरीर की सबसे अधिक जीवन काल वाली कोशिका है, यानी मानव शरीर में की सबसे अधिक जीवन काल वाली कोशिका है मस्तिष्क कोशिका है, यकृत कोशिका है, पेशीय कोशिका है, हृदय कोशिका है। तो यहाँ पर जीवन पर्यंत रहने वाली जो कोशिकाएं होती है वो कौन सी होती है, आपकी ब्रेन सेल्स यानी होती है मस्तिष्क कोशिकाएं प्रेजेंट जो होती है वो होती है। अगले सवाल की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कोशिका की सुसाइड। देखो ये सवाल फिर से मैंने बताया ना, सुसाइड बैग्स ऑफ सेल्स किसको बोलते हैं, लाइसोसोम। तो ये तीसरी बार गई, 3 सवाल रिपीट होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है जो काफ़ी हद तक एग्जाम में पूछा भी जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है लाइसोसोम, जिसको आत्मघाती की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, अगला सवाल जो है, प्राणी में सबसे लंबी कोशिका। देखिए प्राणी में जब ये मैंने पिछले सवाल में बताया था, न्यूरॉन्स, जिसको हम तंत्रिका कोशिकाएं बोलते हैं, पेशीय कोशिका, स्थूल कोशिका, अधिपेशीय। तो सीधा सा आंसर होगा तंत्रिका कोशिका, जिसको न्यूरॉन बोलते हैं। अपने तंत्रिका तंत्र की इकाई कहलाती है। जो तंत्रिका जो तंत्र होता है उसकी जो इकाई होती है वो भी क्या होती है, आपकी तंत्रिका कोशिका ही होती है, जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं, वो होती है इसकी तंत्रिका तंत्र की इकाई। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, सबसे बड़ी कोशिका। देखिए सबसे बड़ी जो कोशिका होती है, बेसिकली पता है, इस मुर्गी का अंडा, पाइथन का, बैल का, शुतुरमुर्ग का अंडा, तो जो ऑस्ट्रिच होता है, ऑस्ट्रिच जो पता है आपको पक्षी है लेकिन वो उड़ नहीं पाता है। तो ऑस्ट्रिच की बात करें, जो शुतुरमुर्ग जो होता है जिसका अंडा बहुत बड़ा होता है, जो सेल सबसे बड़ी जो सेल होती है वो क्या होती है, आपके शुतुरमुर्ग का अंडा। अगले सवाल में बात करते हैं,
वैज्ञानिक कीप पॉटर द्वारा खोजी गई कोशिकांग। देखिए कीप पॉटर, ये जितने भी सेल ऑर्गेनेल दे रखे हैं अपने, सेल ऑर्गेनेल की बात करें तो कई सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं, जिसमें अन्तपद जालिका है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी कॉइल, लाइसोसोम वगैरह, जितने भी ये सारे के सारे क्या है, सेल ऑर्गेनेल है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा कि पॉटर द्वारा खोजी गई कोशिकाओं कौन सी है, तो यहाँ पर केंद्रक, तो उन्हीं केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अन्तपद माइटोकॉन्ड्रिया की खोज वैसे बताए कॉलिकर ने की, लेकिन बेंडा ने इसका नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया का, लवक होगा नहीं तो सीधा होगा ER, शॉर्ट में बोलते हैं अन्तपद जालिका को ER। ER दो टाइप की होती है, एक होती है RER और जिसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, एक होती है SER जिसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो ये बेसिकली अपने जो पॉटर द्वारा जो खोजे गए तो कोशिकांग सेल ऑर्गेनिल कौन सा था, सेल ऑर्गेनिल वो जो था वो अंतपर्दवी जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। पादप कोशिका में केंद्र किस भाग में स्थित होता है, तो जो पादप कोशिकाएं जो होती है उस प्लांट सेल के अंदर जो केंद्रक होता है, देखिए और केंद्रीय होता है, केंद्रीय, आधारीय, परिधीय या अग्रस्त, तो इसका आंसर होगा आपके परिधीय। जो प्लांट सेल होती है उसमें जो केंद्रक होता है वो सेंटर में न होकर, केंद्र में न होकर परिधीय भाग में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट, केंद्र की खोज किसने की, ये मैंने आपको पिछले सवाल में भी बताया था कि केंद्र की खोज का श्रेय जो जाता है वो अपने रॉबर्ट ब्राउन को जाता है, रॉबर्ट ब्राउन। और केंद्र कोशिका का पूछे तो आपसे रॉबर्ट हुक याद रखना, तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा आपके रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। कोशिका की किस कोशिकाओं को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, जिसको हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, आपको पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, बिजली घर भी बोला जाता है, कोशिका का शक्ति ग्रह भी बोला जाता है, कई नामों से जाना जाता है इस सौर सेल ऑर्गेनिल को। तो ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम या केंद्रक, तो सीधा सीधा आंसर होगा आपका अ, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम पावर हाउस ऑफ सेल है, कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। कोशिका के किस कोशिकाओं को आत्मघाती, देखो ये प्रश्न 3-4 बार रिपीट हो चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है, आया हुआ एक सवाल, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आत्मघाती की थैली किसे कहते हैं, हम लाइसोसोम को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है, ब्लू ग्रीन सेवाल है। देखो ब्लू ग्रीन सेवाल किसमें प्रेजेंट, देखो यूकेरियोटिक में तो होते ही नहीं है। पहली बात तो मैं यूकेरियोटिक की बात करता हूँ, यूकेरियोटिक में तो सेवाल्स वगैरह, एल्गीज वगैरह प्रेजेंट उसमें कंडीशन में यूकेरियोटिक में आते ही नहीं है। तो सीधा सीधा सवाल है ए और बी होगा नहीं, न ए और बी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट आया पाया जाता है। तो प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स के अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल जिसको साइनोबैक्टीरिया वगैरह है, नील हरित शैवाल है जिसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, जो प्रोकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करें। कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम, ये हमने पिछले एक टॉपिक सवाल क्वेश्चन के अंदर बताया था कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, प्लाज्मा झिल्ली या जिसको हम सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं, जो सबसे बाहरी दीवार होती है, जो कोशिका के बाहरी आगतों से सुरक्षा करने का काम करती है, जो सेल मेम्ब्रेन जो जिसको बोलते हैं। और जो सेल्स के अंदर मैटर पदार्थ वगैरह होते हैं उसको कोशिकाओं के बाहर आदान प्रदान, अंदर बाहर भेजने का लिए काम करने के लिए भी कई प्रकार से उस कंडीशन में भी ये अपने जो कोश प्लाज्मा झिल्ली होती है वो काम करती है उसमें। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। कोशिका में विघटित होने वाले अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग का काम कौन करता है, देखिए एक जो सेल ऑर्गेनिल जो होता है, जो एक सेल ऑर्गेनिल जो होता है, जो अपने गोल्जी को है, देखो गोल्जी कोय की बात करें तो गोल्जी कोय एक वो सेल ऑर्गेनेल हो जो तो कहीं ना कहीं मैटर को, पदार्थों को पैकिंग का काम करता है। पैकेजिंग का काम करने वाला जो भाग होता है, कई प्रकार की कोशिकाओं, देखो हमारे कोशिकाओं कई प्रकार के मैटर्स की जरूरत पड़ती है, कई चीज़ों की जरूरत पड़ती है, और तो उस कंडीशन में उसको वितरित करने का काम, पैकेजिंग करने का काम किसका होता है, आपके गोल्जी कोया का होता है। और देखो सेल ऑर्गेनेल जो गोल्जी कोया उसकी खोज जो की थी वो की थी कैमिलो गोल्जी। तो कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी कोया की खोज की थी, कैमिलो गोल्जी, तो कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी कोया की खोज की थी, और उन्हीं के नाम पर इनका नाम गोल्जी को है रखा गया। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट 30 सवाल, जिसके बारे में हमने कोशिका के टॉपिक से संबंधित 30 सवालों के बारे में हमने डिस्कस की, चर्चा की। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट लगे होंगे। तो चलिए मिलते हैं हम अपने एक और अनदर टॉपिक के साथ, अनदर वीडियो के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।